नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में। और ये जो इलाका है ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, ये नेपाल के पास का इलाका है। और यहाँ पे हम एक थारू जनजाति के गांव में आए हुए हैं और वहाँ के ग्राम प्रधान जी हमें मिले हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे इनकी संस्कृति के बारे में, इनकी प्राकृतिक समझ के बारे में, इकोलॉजी को लेकर के जनजाति ये क्या सोचती है। तो आपका स्वागत है सर। कृपया आप थोड़ा सा अपने बारे में और अपने गांव के बारे में बताएं। जी। जी। मेरा नाम ईश्वरदीन चौधरी। मैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भचकाही, थाना सिरसा, जनपद श्रावस्ती। तो आपका जो गांव है ये आपके गांव के कई सारे लोगों से मैंने बात की, तो वो बता रहे थे कि ये अंतिम गांव है नेपाल के पास का। ये सही बात है? यहाँ से बिल्कुल पास में है आपका नेपाल जो है। जी हाँ, इसके बाद नेपाल ही है हमारे गांव के बाद। कितनी दूर होगा यहाँ से? आप माइक अपने पास 5 किलोमीटर है। से। अच्छा। तो दूसरी एक और चीज मैं बताऊं आपको, ग्राम प्रधान होने के नाते, चूंकि आप यहाँ के स्थानीय राजनेता हैं और गांव के लोगों को काफी उम्मीदें हैं आपसे विकास की। तो आपके लिए एक थारू जनजाति के मेंबर होने के नाते, सदस्य होने के नाते भी, और इस गांव के ग्राम प्रधान होने के नाते भी, आप क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, या आपका गांव कैसा होना चाहिए? और उस जब हम प्रधान के लिए अप्लाई किया, फॉर्म हमने भरा, तो हमारी यही सोच रहा कि जिस तरह से हमने देखा कि गांव हमारी जनजाति बाहुल ही है, काफी पिछड़ा हुआ है, तो मेरा ये संकल्प था कि मैं अपने गांव के लिए अगर मैं जीतता हूं, विनर होता हूं, तो मुझे काफ़ी काम करने हैं। जिस तरह से हमारे गांव के लगभग 25% लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, वहां पे समय से मजदूरी नहीं मिलती है, या ठेकेदारों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो मेरा यही कोशिश रहा कि अगर मैं बनता हूं तो इन चीज़ों को मैं गांव में अधिक से अधिक काम दिलाऊं। उसके लिए मैं जो जैसे विस्थापन की समस्या है, जैसे कि लोग जो जाते हैं तो उनको बाहर में, चूंकि उनकी शिक्षा भी इस तरीके से अच्छी नहीं है और पारंपरिक जीवन उन्होंने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर जिया है जनजातीय जीवन, उस वजह से गांव में, उन शहरों में उनका शोषण होता है और बहुत बेहतर चीजें नहीं मिलती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे उनको रोजगार या दूसरे अवसर दिलाने के लिए क्या चीजें आपने की हैं और क्या आप करने वाले हैं, और क्या और भी ऐसी कोई चीज हो जो कि की जाने की जरूरत है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, कि उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए। एक तरफ उनकी संस्कृति भी बचेगी इससे, उनका आत्मसम्मान भी बचेगा और वो शोषण से भी बचेंगे, पलायन भी रुकेगा। इसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? और अभी भी आपने जैसे कि कहा कि आपने कुछ चीजें की भी हैं, मनरेगा वगैरह या जो भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रधान बनने के बाद हमने सबसे पहले प्रयास यही किया कि जितने भी सरकारी जैसे अस्पताल, विद्यालय, उसमें स्टाफ की कमी थी। हम विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके हमने मांग किया कि विद्यालयों में शिक्षक पूरे हों। तो हमारे यहाँ लगभग स्टाफ की कोई कमी नहीं है। सारे विद्यालयों में अच्छे स्टाफ हाँ, है। अच्छे स्टाफ हैं। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य के प्रति हमने देखा कि हमारे सीएचओ जो पूर्व में थे, उनका ट्रांसफर हो गया था। हम मात्र 1 माह के अंदर हम अधीक्षक महोदय से मिलके सीएचओ का यहाँ पे पोस्टिंग करवाया। अच्छा। इसके अलावा अगर मैं जैसे थोड़ा सा एक दूसरे पहलू पे जाऊं, जैसे आपकी थारू जनजाति है तो इसका बड़ा लंबा इतिहास रहा है कि जंगलों से जुड़ाव रहा है और वन्य जीवों की रक्षा किया है इन्होंने, और एक तरीके से उनके लिए वो माँ के समान है जंगल, बड़ा ही भावनात्मक लगाव है उनका। तो ये कैसे समय के साथ बदला है? दूसरी बात थोड़ा सा इसमें आप ये भी बताइए, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, कि थारू जनजाति पर अगर हमें समझ बनानी हो शहर के लोगों को, बाकी कहीं के लोगों को, तो वो क्या पढ़ सकते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो उस पर लिख रहे हों? उनका कुछ अगर आप बता पाए कि
कैसे हम समझ सकते हैं कि आपकी जनजाति का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है? उसके लिए थोड़ा सा कुछ अगर आप बताइए। अब पढ़ाई के दिनों में हमने किताबों में पढ़ा कि जनजाति लोग अधिकतर जंगल के पास ही पाए जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो जो जनजाति हैं वो जंगलों का दोहन करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जंगल के रक्षक ही हैं, क्योंकि अगर हम लोग ना रहें तो इतने रात में कोई वन विभाग का मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह से रखवाली कर पाएंगे। जो हम लोग उसका रक्षक तो है ही हैं। जनजाति के बिना जंगल नहीं बचेंगे, ये तो बिल्कुल हम बिल्कुल समझ सर, ये क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि इतने स्टाफ होंगे और इस तरह से रखवाली कर सकें। तो जितने बेशकीमती जो जंगलों में अगर लकड़ियां हैं। आपकी जैसे थारू जनजाति के बारे में हमें पढ़ना हो, समझना हो, तो कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी संस्कृति को हम समझना चाहें और उसके लिए कोई किताब हो या कोई ऐसा लेखक हो जो लिखता हो इस चीज पे, आपका कोई रेफरेंस हो? क्योंकि संस्कृति के बारे में तो बाहर का व्यक्ति तभी जानेगा जब वो उसके बारे में पढ़ेगा, समझेगा। उसको समझने का कोई तरीका है? हाँ, हम लोगों ने जो हमारा उत्तर प्रदेश में 5 जनपदों में सबसे ज़्यादा जनजाति थारू रहते हैं, निवास करते हैं। जो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी जो जनपद हैं, तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, और उसमें से हमारे नाम मुझे नहीं आ रहा है लेखक का, उसमें उन्होंने एक किताब का प्रकाशन किया है, जिसको आप मैं मुहैया करा सकता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, पुस्तक का उस नाम याद है आपको? लेखक अगर नहीं याद है पुस्तक तो? का थारू जनजातियों का विवरण ऐसे कुछ हेडिंग अच्छा है। अच्छा अच्छा। चूंकि मैं ये 2 साल पहले का ये प्रकाशन हो हाँ चुका हाँ है, हाँ। तो उस किताब को मैं आपको मुहैया ठीक करा सकता ठीक हूँ, ठीक। जिसमें लगभग हमारे बारे में लिखा गया है। लेकिन जिसमें कुछ लिखा गया है वो अभी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से वो अध्ययन नहीं किया गया है, उसमें भी कुछ कमियां और हैं। भी अध्ययन की हाँ, जरूरत और है, अध्ययन की आवश्यकता है। आवश्यकता है समय के साथ, क्योंकि उसमें सारी सांस्कृतिक बातें और पूरा इतिहास उसमें आ नहीं पाया। अब चूंकि जनजातियों में अब जगह जैसे बिहार में है, जैसे बिहार में उनका कुछ रहन सहन अलग है, हमारे यहाँ श्रावस्ती जनपद में अलग है, लखीमपुर कुछ अलग है। इसमें उपजातियां भी हैं आपके, जो थार जिनको कहा जाता है, थारू के अंदर। हाँ, उपजातियां हैं ज्यादातर हमारे। हम लोग तो यही मानते हैं कि हम लोग थारू हैं, लेकिन हमारे में गोत्र भी हैं। अच्छा कुछ लगभग ये माना गया है कि 13 गोत्र है थारू जातियों में, अच्छा 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 अच्छा। जिसमें कई लोग कुस्मी लगाते हैं, दहित। अच्छा, पहले के समय में तो आप लोग की बहुत ज्यादा एक तरीके से निर्भरता थी जंगल पे, जंगल जमीन पे भी जो बूझते थे। आज के समय में जब समय बदल गया है, तो थारू जनजाति कितनी ज्यादा निर्भर है जंगलों पे? जंगल आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है? सरकार कहती है, बड़े समाज के लोग कहते हैं, हमारे बड़े बड़े शहरों के लोग कहते हैं जंगल बचाओ, ये करो। आपकी अपनी जनजाति के लिए और आपके लिए जंगल का क्या महत्व है? अब जंगल तो हमारे लिए जरूरी है ही है, क्योंकि उतना हम लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, तो हम लोगों के लिए, अब मैं नहीं कहूंगा कि जो जलौनी टाइप का जो लकड़ी होता था उसका हम लोग प्रयोग करके मकान बनाते थे। और लेकिन अब इस समय सरकार ने हम लोगों के लिए काफी छूट दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। कई ऐसे विद्यालय हैं जो मैं कह सकता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय, एटीएस है, कस्तूरबा, जिसमें हमारे बच्चे अध्ययन करके सरकारी नौकरी में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ काफी बदलाव हुआ है पहले से। और जंगल पर जैसे एक काफी अंग्रेजों के समय से भी हुआ, जंगल के संसाधनों पर जो है थोड़े से जो जाके आप लेते थे, कुछ लकड़ियां कुछ भी ले लेते थे, तेंदुपत्ता, दूसरी भी जनजातियां जो भारत की निर्भरता थी उनकी, तो वो चीजें आपको अभी वापस जरूरत पड़ती है उनकी, या उसके बिना आपका जीवन चल रहा है? अब वनों पर तो हम लोग निर्भर नहीं हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं अभी, जैसे तेंदुपत्ता वगैरह, और वो फिलहाल हम लोग नहीं तोड़ते। जो फल है वो अगर हमें फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है तो हम उसका अच्छा, प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। और तो अपने जवाब तरफ से, हाँ, दिया और जलौनी जो लकड़ी मिलता है उसका भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, और आसपास के लोग भी अच्छा, प्रयोग कर ही एक रहे और हैं। महत्वपूर्ण चीज इसमें मुझे बताइए कि अभी जो वर्तमान स्थिति है,
क्या ये जो हमारा जो सेंट्रल जो हमारी फॉरेस्ट एजेंसीज हैं और स्टेट फॉरेस्ट मतलब प्रांत की जो वन की इकाई है और जो राष्ट्रीय है, क्या ये जनजातियों को भी शामिल करती है क्या जंगल बचाने में और उसका रख रखाव करने में? अभी आपका कुछ उसमें योगदान होता है? वो कहते हैं कि आप भी साथ जुड़ो। हाँ, जब भी बैठक होता है हाँ। तो ये जिम्मेदारियां दी जाती है, हम्म। क्योंकि बैठक में बताया जाता है कि आप लोग इसके रक्षक हैं, और भक्षक तो नहीं कहेंगे, रक्षक ही हैं हम लोग, और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो वो जिम्मेदारियां आपका समाज अभी भी बखूबी तरीके से निभाता है। हाँ, बिल्कुल निभा रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गर्मियों में आग वगैरह लग जाती है रात में, कुछ पता नहीं लगता, तो आप लोग वन अधिकारियों को इन्फॉर्म कर देते हैं, या कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है, कुछ होता है, ऐसा करते हैं अभी आप? हाँ, बिल्कुल हम लोग सूचना देते हैं, और अगर जैसे गांव में वाचर हैं, अगर उनके कहने पे या फॉरेस्ट गार्ड हैं, वो कहते हैं कि ठीक है थोड़ा मदद कीजिए आप लोग उसको बुझाने में जंगल को, तो हम लोग बिल्कुल निःशुल्क, हम लोग कोई उसका वो नहीं लेते हैं, और भरपूर हम लोग अच्छा, सहयोग वो करते हैं। जंगली जानवर हैं, जैसे आपका भी गांव है और आप आसपास के भी गांव, तो जंगली जानवर मवेशियों वगैरह की जो समस्या है, तो उनको क्या तेंदुए वगैरह अभी भी मारते हैं, या ये समस्या पे काबू है अभी इस टाइम पे? है, कम ही है। अ, इक्का दुक्का इक्का कहीं? दुक्का दिख जाता है, इक्का दुक्का इस तरह के हुई है घटनाएं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी बात हो जो हम नहीं पूछ पाए, और अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ कहना चाहें अंत में, तो आप ग्राम प्रधान के रूप में भी और अपने एक थारू जनजाति के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी वो आप कह सकते सिर्फ जंगल के बारे में, या कुछ हमारे। हैं। आप अपने बारे में कहिए, जंगल के बारे में जो आपकी इच्छा हो आप कह सकते अब हमें बहुत खुशी है कि आप लोग भारत के बिल्कुल अंतिम जिला में आप लोग पहुंचकर अगर इस तरह से हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हमारी बात अगर पहुंच रही है सरकार तक ही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जब भी हमारे लायक जो रहेगा, वो हम लोग हमेशा, हैं। आपकी जनजाति हमेशा इसके लिए आगे बिल्कुल रहेगी। हम लोग रहेंगे आगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।